नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में मैंने आपको अम्ल और उसके लक्षण पढ़ाए थे। उम्मीद करता हूँ कि वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आप कक्षा में मुझे बताते भी हैं व्हाट्सएप पर कि सर हमें समझ में आ गया है, और मुझे भी लगता है कि समझ में आ ही रहा होगा, वरना आप मुझसे पूछते किसी प्रकार के प्रश्न जो आपको समझ में नहीं आते। अगर बच्चा ऐसा नहीं करता है, बच्चे पूछते नहीं हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो बच्चों निसंकोच पूछिए। अगर आप ग्रुप में नहीं पूछ सकते तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं किसी भी समय, किसी भी सुविधाजनक समय में। ज़्यादा रात में नहीं, बहुत जल्दी सुबह में नहीं, दिन में किसी भी समय आप मुझे फ़ोन करके 7-8 बजे तक, शाम सुबह 8 बजे के बाद फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक दोबारा से समझा दीजिए, या इससे संबंधित कोई वीडियो भेज दीजिए, या कोई अन्य सामग्री है वो भेज दीजिए, तो मैं आपको वो भेज दूँगा। किसी भी तरीके से सिर्फ मैं आपका ही भला चाहता हूँ, आपका ज्ञान बढ़े, क्योंकि उसमें हमारी भी भलाई है। आप अच्छे नंबर लाएंगे तो हमारा भी नाम होगा, बस और कुछ नहीं मिलेगा हमें, हमारा नाम जरूर होगा। लेकिन और सब चाहते हैं कि उनका किसी न किसी प्रकार नाम हो, और सबसे पहले तो आपका ही नाम होगा। जब आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे तो सोसाइटी में आपका नाम होगा कि भाई बहुत अच्छे बच्चे हैं। आपके मम्मी पापा का नाम होगा। आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन नहीं करना चाहते? जरूर करना चाहते हो। हर बच्चा चाहता है कि उसका नाम, उसके मम्मी पापा का नाम रोशन हो। तो चलिए इसी क्रम में इस पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ेंगे क्षारों के विषय में। क्षार, स्वाद की बात करें तो कसैला होता है, कड़वा। पहचान, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये इनकी पहचान है। छूने पर साबुन के समान चिकने महसूस होते हैं। बच्चों, ये अम्लों की तरह दो प्रकार के नहीं होते, एक ही प्रकार के हैं और खनिज के रूप में ही होते हैं। कुछ उदाहरण मैं बताना आपको चाहूँगा, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, Ca कैल्शियम भी बनाता है, OH। इन्हें अगर जल में डाला जाएगा जल की जगह, मैंने बताया था आपको, AQ भी लिख सकते हैं, जल को एक्वा कहते हैं, तो ये टूट जाते हैं जलीय विलयन में। आयन देते हैं, विपरीत आयन देंगे, धनायन और एक ऋणायन, जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं, और इसीलिए इनका जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है। अर्थात विद्युत अपघट्य होता है। विद्युत अपघट्य के समान कार्य करता है इनका जलीय विलयन। मैंने पिछली बार बताया था और फिर बताता हूं। विद्युत अपघट्य क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, परंतु उनके जलीय विलयन या द्रवित अवस्था में वे विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे NaCl है, अम्ल भी विद्युत है, विद्युत अपघट्य होते हैं। कुछ लवण भी विद्युत अपघट्य होते हैं।
इस प्रकार आपको विद्युत अपव्यय पता होना चाहिए कि विद्युत अपव्यय क्या है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं प्रबलता के बारे में। तो क्षार भी दुर्बल और प्रबल दोनों तरह के होते हैं, परंतु इसमें खनिज और कार्बनिक नहीं होते। मैं फिर बता रहा हूँ, ये सिर्फ खनिज होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके जो क्षार होंगे वो प्रबल। बाकी कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, इनके जो क्षार होंगे वो दुर्बल होंगे, इनके बहुत प्रबल होंगे। ऊपर वाली जो धातुएं हैं, अगर आपने आवर्त सारणी देखी है तो आवर्त सारणी के पहले और दूसरे वर्ग के जो तत्व हैं उनके जो क्षार होते हैं वो प्रबल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। अब और कुछ बातें जानते हैं क्षारों के बारे में। आप ये तो जानते ही हैं, पहले ही बता चुका हूं कि ये अम्ल से अभिक्रिया करेंगे। क्षार ये अभिक्रिया पहले भी आ चुकी है, तो क्या बनेगा आप लोग जानते हैं बिल्कुल, शाबाश। क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। और मैंने ये भी बता दिया था कि इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और बच्चों, अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, तो यह अभिक्रिया दोनों ही अम्लों के गुणों में बताई जा सकती है और क्षारों के गुणों में भी बताई जा सकती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। आपने देखा था कि तनु अम्ल, पतले अम्ल, इनका विलयन हल्का होता है। तनु अम्ल कुछ सक्रिय या क्रियाशील धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते थे, लेकिन जो क्षार होते हैं वो सभी सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते, बल्कि कुछ ही धातुएं हैं जो क्षारों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। जैसे बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, टिन है, लेड है। ये धातुएं क्षारों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। सारी धातुएं ऐसा नहीं करती, फिर बता रहा हूं बार-बार। अच्छा, तो देखते हैं किस प्रकार। एल्यूमिनियम की Na से क्रिया कराता हूं, कुछ जल भी लेना पड़ेगा, जिससे बनेगा NaAlO2 और हाइड्रोजन। इसको थोड़ा संतुलित करेंगे, इस प्रकार ये संतुलन में आ जाएगी और ये बना एक बड़ा ही विचित्र प्रकार का यौगिक बना है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसको लेकिन आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। यौगिक का नाम थोड़ा अजीब है, सूत्र भी अलग है, बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। तो सभी धातुएं क्षारों से क्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देती, बल्कि ये कुछ धातुएं हैं, ये अच्छे से दिमाग में डाल लें। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड, ये कुछ धातुएं हैं जो क्षारों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण हम किस प्रकार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अम्ल, जैसे अम्लों में हमने पढ़ा था कि धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल देते हैं, उसी प्रकार क्षार भी अगर अधातु ऑक्साइड है उसकी क्रिया क्षार से करेंगे, तो इसमें भी लवण और जल
बन सकते हैं। जैसे अधातु ऑक्साइड मैंने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड और आपने क्षार ले लिया NaOH, तो आपका बनेगा Na2CO3 और जल H2। तो अधातु ऑक्साइड ने क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाया, जबकि ऊपर मैंने बताया कि अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इन दोनों क्रियाओं को ध्यान से देखिए। अधातु ऑक्साइड किसकी तरह कार्य कर रही है? अम्ल की तरह। तो इसका मतलब अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखें। कई बार पूछ लिया जाता है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है? क्षारीय। धातु का जो ऑक्साइड है वो क्षार के समान कार्य करता है, यानी क्षारीय होता है। और अधातु ऑक्साइड वो अम्ल के समान क्रिया करता है, अम्लीय होता है। और बच्चों, कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जिनमें अम्ल और क्षार दोनों के लक्षण होते हैं। तो ये वो तत्व हैं जिनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब कि इनमें अम्ल, इनके ऑक्साइड होंगे, इनमें नहीं, इनके ऑक्साइड होंगे। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, ये उभयधर्मी है। उभयधर्मी मतलब इसमें अम्ल के भी लक्षण हैं और इसमें क्षार के भी लक्षण हैं। और कुछ ऑक्साइड उदासीन होते हैं जिनमें ना तो अम्ल का लक्षण होता है और ना ही क्षार का लक्षण। चौथी प्रकार का हो गया उदासीन ऑक्साइड। इनके उदाहरण कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है N2O। तो आपको इधर भी ध्यान देना पड़ेगा। जो बातें मैंने आज आपको बताई हैं इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण बातें हैं। तो एक पहचान, जो धातु क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन दे रही है उनकी पहचान हो गई कि उनके ऑक्साइड उभयधर्मी है। तो क्षारों के बारे में कुछ और बातें हमने जानी कि अधातु ऑक्साइड क्षारों से क्रिया करके लवण और जल बना रही है। इसका मतलब अधातु कार्बन एक अधातु है। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्ल की जैसी होती है, यानी अम्लीय होती है। अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। और उदासीन ऑक्साइड होते हैं जिनमें अम्लीय क्षारीय कोई लक्षण नहीं होता, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। जबकि कुछ में दोनों ही लक्षण पाए जाते हैं, अम्लीय भी और क्षारीय भी, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो ये जो 5 मैंने लिखे हैं, इनके जो ऑक्साइड है वो उभयधर्मी है। तो ये पहचान भी हो गई कि जिन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी हैं वो क्षारों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्लों के तो बहुत सारे लक्षण होते हैं। अम्ल संक्षारक भी होते हैं और अम्ल के समान क्षार भी संक्षारक होते हैं। ये भी क्या करते हैं? संक्षारित करते हैं। तो हमने जो अम्लों में पढ़ा था वो सारे लक्षण क्षार नहीं प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते थे, लेकिन क्षार ये क्रिया नहीं करते। ये धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया नहीं करते। इस प्रकार अम्ल के जो लक्षण हैं वो क्षारों के विपरीत जरूर है, लेकिन जैसे अम्ल के लक्षण हैं जरूरी नहीं है कि वैसे ही क्षारों के लक्षण भी हो। क्षारों के लक्षण जो कुछ अलग थे वो मैंने आपको बताए, और आपको मैंने प्रबल क्षार किसके होते हैं, किन धातुओं के और किन के दुर्बल होते हैं, ये भी बताया। तो इस प्रकार क्षार के गुणों का भी आप अध्ययन करें और इन्हें अच्छे से याद करें। अम्ल और क्षार के लक्षण दोनों आपस में याद कर लें। अगली कक्षा में मैं आपको अम्लों के कुछ और अपने जीवन में प्रभाव बताऊंगा और अम्लों से जुड़ी हुई बातें बताऊंगा। बच्चों, आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें
अच्छे से याद करें ताकि ये आपको पेपर के लिए बिल्कुल पक्के हो जाए। इनमें से कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप कर सकें। ज़्यादातर उदासीन करना विक्रिया का क्वेश्चन आता है। ऑक्साइड की प्रकृति पूछ ली जाती है, किस प्रकृति के ऑक्साइड है। रासायनिक समीकरण पूछ ली जाती है, इन रासायनिक समीकरणों को याद रखें। इनमें जो ये यौगिक प्रयोग हो रहे हैं इनको भी याद रखें। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ने कास्टिक सोडा से विक्रिया करी और सोडियम कार्बोनेट बनाया, तो सोडियम कार्बोनेट को आप धावन सोडा भी कहते हैं। तो इस प्रकार इनके हो सके तो सबके तो व्यापारिक नाम होते नहीं हैं, लेकिन जिनके भी व्यापारिक नाम होते हैं उनके व्यापारिक नाम मैं आपको बताऊंगा और आप उन्हें उन व्यापारिक नाम के रूप में भी याद करते रहें। इस प्रकार कहीं से भी प्रश्न आएगा आप उसका उत्तर बहुत आसानी से सरलता से दे पाएंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा बार बार कि बच्चों वीडियोस को बार बार देखें, बल्कि मैं तो यही कहता हूँ कि जो इसका चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि कभी भी मैं आपको वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत पता लग जाए और उस वीडियो का आप लाभ उठाएं। मैं अन्य वीडियो भी डाल रहा हूँ जिससे आपकी जो स्टडी है वो आसान बन सकती है। अम्ल क्षार लवण संबंधी वीडियो या तो मैंने भेज दिया या मैं भेजूंगा, मुझे बता देना कि भेजी है या नहीं भेजी है। नहीं भेजी है तो अम्ल क्षार लवण की वीडियो बहुत अच्छी मुझे यूट्यूब पर मिली थी, मैं वो भी आपको भेज दूंगा। इस प्रकार हम वीडियो देखकर सुनकर बार बार देखकर बार बार सुनकर अपने पढ़े हुए पाठों को पक्का कर सकते हैं। इन सभी वीडियोस को संभाल कर रखना बच्चों, नहीं तो यूट्यूब पर आसानी से ढूंढा जा सकता है, मेरा नाम डाल के ढूंढ लेना। जब स्कूल खुल जाएंगे तब भी आप इनको बार बार देखते रहना समय समय पर। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं होंगे, कुछ ही वीडियोस में पूरी किताब आ जाएगी और आप इन्हें अच्छे से देखकर समझ सकोगे, क्योंकि देखी हुई चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं, बातें भले ही याद न रहती हों। सुननी हुई बातें उतनी याद नहीं रहती, ज़्यादा प्रभाव डालती हैं देखी हुई बातें। देखो आप सोचो, आपको कोई पुरानी बात अगर याद है तो उसके कुछ पिक्स ही हमारे ध्यान में होंगे या किसी की कोई विशेष बात आपको याद होगी, लेकिन जो हम देखते हैं शादी में विवाह में जब भी कभी जाते हैं तो हमने किसके साथ फोटो खिंचवाई, कहाँ हम खड़े हुए, वो दृश्य जरूर आपकी आंखों में आ जाएंगे, लेकिन उस समय क्या बातें हुई वो शायद आपको याद ना हो। तो इसीलिए मैं बार बार वीडियो देखने के लिए कहता हूँ, क्योंकि एक फैक्ट है हमारा दिमाग उन्हीं चीज़ों को कैप्चर करता है ज़्यादा जिन्हें हम देखते हैं। जिन्हें हम सुनते हैं उन्हें ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाता, जल्दी से पकड़ नहीं पाता। तो अपनी मेमोरी पर अगर एक छाप छोड़ना चाहते हैं तो वीडियोस को बार बार देखिए, और अगर वीडियोस में कोई कमी है, कोई आप मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे सुझाव दें ताकि मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकूं। कोई कमी आपको लगती है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं ताकि कक्षा में अच्छे से पढ़ाई हो सके। किसी प्रकार का कुछ ऐड करना है मुझे तो वो भी बता सकते हैं कि आप ये जोड़िए सर, इसमें कक्षा और अच्छी हो जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई सुझाव मुझे स्वीकार होगा। आप इसी प्रकार क्लासेस देखते रहें। वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, लाइक करें उन्हें। तो इसी प्रकार आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ बच्चों। नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहें।